Hello and Jai Hind student. Yes, today we are going to do balance of payment. बहुत ही सिंपल बट स्कोरिंग चैप्टर है. क्या है बीओपी और बीओटी? हाँ, बैलेंस ऑफ ट्रेड एक छोटा कंसेप्ट है क्योंकि इसके अंदर आता है ऑल दी विजिबल गुड्स, दैट इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. तो बीओपी क्या है? Sum total of all the economic transactions taking place between resident of one country with the rest of the world for a given period of time, which is usually taken as 1 year. तो आम भाषा में बोले, कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ हो एक देश का रेसिडेंट का दूसरे किसी देश के साथ, तो वो सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे. अब वो चाहे विजिबल हो, इनविजिबल ट्रांजैक्शंस हो, कैपिटल ट्रांजैक्शंस हो, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस हो, ये सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने होते हैं बीओपी में. तो बीओपी एक बहुत ही वाइड कंसेप्ट है जबकि बीओटी एक नैरो कंसेप्ट है. तो आइए डेफिनेशन के साथ पूरा चैप्टर एक शॉट में फिनिश करते हैं. तो बीओटी क्या है? इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ वन कंट्री with the another country or any country in the world in a given period of time. और given period of time कितना है? 1 year है. अब आइए इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन पूछेंगे, सर क्या होता है? कोई ट्रांजैक्शन जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जाए. अब क्या क्या है? 4 एग्जांपल्स हैं मेरे पास. सबसे पहले आते हैं विजिबल आइटम्स. वो आइटम्स जो आप देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं टेंजिबल आइटम्स, कैन बी सीन. तो जो गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जैसे आपका मोबाइल चाइना से आ रहा है, हाँ भाई, जो एमआई तुम मोबाइल यूज कर रहे हो या सोनी यूज कर रहे हो जापान का, या अमेरिका का सैमसंग थॉमसन यूज कर रहे हो जी, तो विजिबल आइटम्स हैं. तो विजिबल आइटम्स ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन्हें हम कहते हैं यस विजिबल आइटम्स, क्योंकि ये दिखते हैं, आप छू सकते हैं, देख सकते हैं. और इनविजिबल आइटम्स ये ज्यादातर सर्विसेज के रूप में होता है, चाहे बैंकिंग, शिपिंग, टूरिज्म, इंश्योरेंस. थर्ड है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स. कुछ ऐसे पेमेंट्स होते हैं जिसके बदले हमें रिटर्न में कुछ देना नहीं होता है, या समथिंग इन विच यू डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न. तो गिफ्ट मिलना, कोई स्कॉलरशिप मिलना, कोई डोनेशन मिलना, कोई ग्रांट मिलना, बदले में कुछ नहीं मिलेगा. दुआ मिल सकती है, पैसा नहीं मिलेगा, कुछ रिटर्न में नहीं मिलेगा. तो उस चीज को कहते हैं क्या? यूनिलैटरल ट्रांसफर्स. जैसे गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई कि गर्ल चाइल्ड के लिए कॉलेज में जाने पर 20,000 एज अ स्कॉलरशिप, तो गर्ल्स को तो फायदा हो गया. क्या कहते हैं? तो ये यूनिलैटरल ट्रांसफर है. यहां आजकल गवर्नमेंट कभी कभी लैपटॉप स्कीम चलाती है ना, कि लैपटॉप ले लो या मोबाइल ले लो, हाँ, स्टूडेंट्स को जो पर्टिकुलर रैंक पाते हैं, तो हो गया यूनिलैटरल ट्रांसफर. तो आखिरी है कैपिटल ट्रांसफर. ये वो ट्रांसफर्स हैं जिसमें कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट्स आते हैं. ध्यान दीजिएगा, कैपिटल की बात जब भी करूंगा तो इट रिलेट्स टू चेंज इन दी असेट लायबिलिटी पोजीशन. चलो बात करेंगे अब कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी. तो बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर 2 तरह के ट्रांजैक्शंस होंगे. एक क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होगा, तो कोई भी आइटम जिसकी वजह से देश के अंदर फॉरेन गुड्स, फॉरेन इनकम आ रही है, फॉरेन कमाई आ रही है, तो उसे कहेंगे रिसिप्ट आइटम, क्रेडिट आइटम. और जिसकी वजह से हमें पेमेंट करना पड़ रहा है, पैसे बाहर जा रहे हैं, पैसा गोज आउट हो रहा है टू फॉरेन कंट्री, इसे कहेंगे डेबिट आइटम या पेमेंट आइटम. आइए समझते हैं और क्या हेडिंग्स आती हैं. अब आता है बीओपी में करंट अकाउंट्स होते हैं. अभी करंट अकाउंट क्या होता है? हाँ, करंट अकाउंट तो ये वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स आता है. ध्यान से सुनिएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स आता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आता है. इसमें मर्चेंडाइज प्राइवेट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट. इसका मतलब जो रिलायंस कंपनी बाहर से सामान खरीद रही है या एक्सपोर्ट कर रही है, ये भी आएगा. और इवन हमारी गवर्नमेंट भी कर रही है, गवर्नमेंट में तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है. सारे तरह के ट्रांजैक्शंस आएंगे. याद रखिएगा, विजिबल, इनविजिबल ट्रांसफर्स, सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स भी इसके अंदर आते हैं. ये यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, हाँ भाई, दोस ट्रांसफर्स विच डू नॉट रिजल्ट इन एनी पेमेंट और रिसिप्ट फ्रॉम द अदर साइड. या हम आम भाषा में बोले कि जिसके बदले आप रिटर्न की उम्मीद मत रखिए. फ्री ट्रांजैक्शंस हैं, नो क्विड प्रो क्यू, नथिंग इन रिटर्न. आपने किसी को गिफ्ट दिया, क्या बदले में कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं. ऐसा गवर्नमेंट कर रही है, ऐसा कंपनीज कर रही है. तो
जैसे कोई कंपनी से रिटायर हो गया है, मान लीजिए कोई इंप्लॉई है, अपनी सर्विस लाइफ करके रिटायर हो गया है, अब उसे क्या मिल रही है? पेंशन मिल रही है, प्रोविडेंट फंड मिल रहा है, ग्रेच्युटी मिल रही है। ये सब क्या है? वन साइडेड ट्रांसफर, बदले में उसे कुछ अब देना नहीं है, तो ये है यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस। ठीक है। और मिसलेनियस इनकम्स भी आ सकती हैं, कमीशंस के रूप में, एडवर्टाइजमेंट के रूप में, रॉयल्टी, पेटेंट। तो एक तरह से ध्यान से देखिए तो डेबिट और क्रेडिट दोनों ही आइटम्स आते हैं। जब जब हम पेमेंट्स क्या कर रहे हैं आउटसाइड, डेबिट, रिसिप्ट कर रहे हैं तो क्रेडिट। ध्यान दीजिएगा, तो बीओपी के अंदर आता है ये करंट अकाउंट्स। क्या क्या आते हैं करंट अकाउंट्स में? ध्यान से देखिएगा, 3 बैलेंसेस आते हैं। पहला आता है बीओटी, जिसको हम कहते हैं विजिबल आइटम्स। इसके अंदर क्या होते हैं? बीओटी के अंदर सारे विजिबल ट्रांजैक्शंस, जिसे हम मर्चेंडाइज के रूप में कहते हैं। और इसके अंदर आते हैं सारे इनविजिबल आइटम्स। इसके अंदर क्या आती है? सारी सर्विसेज, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, ये सर्विस है। क्यों? हमारे पास फॉरेन बैंक नहीं काम कर रही है, एचएसबीसी इंडिया में नहीं काम कर रही है, हांगकांग शंघाई बैंक नाम सुना होगा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड नाम सुना होगा, एबीएन एमरो नाम सुना है। तो फॉरेन बैंक हमारे यहां काम कर रही है, सर्विसेज हम खरीद रहे हैं। और हमारी बैंक, अरे एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक फॉरेन में भी है, आपको पता है कि नहीं? तो सर्विसेज का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है सर्विसेज का। और बैलेंस ऑफ ट्रांसफर्स, जिसको हम कहते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। हम रिसिप्ट भी करते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, और हम पे भी करते हैं। हम, मेरा मतलब है एज अ कंट्री, एज अ रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, हमें पैसा मिलता भी है, हम फॉरेन से पैसा पा भी रहे हैं, और हम फॉरेन को पैसा दे भी रहे हैं, दोनों ही है। अब आता है करंट, तो हो गया। दूसरा टाइप है कैपिटल आइटम या कैपिटल अकाउंट। ये क्या होता है? करंट और कैपिटल में अंतर क्या है? तो जिस ट्रांजैक्शन, जिस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की वजह से चेंज इन द असेट लायबिलिटी पोजीशन ऑफ द कंट्री ओनर, व्यक्ति का नहीं, कंट्री का होने वाला है, तो उसे कहते हैं कैपिटल अकाउंट। अब ये वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है विच रिलेट्स टू चेंज इन दी असेट्स। तो मैंने कहा ये फाइनेंशियल या कैपिटल ट्रांसफर्स हैं। क्या ध्यान दीजिए, फाइनेंशियल या कैपिटल ट्रांसफर है। जैसे इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, या मान लेते हैं एप्पल ने इंडिया में इन्वेस्ट किया, एप्पल ने इंडिया में 1 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया अपना एप्पल इंडिया प्लांट लगाने के लिए। क्या है ये दोनों एग्जांपल मैंने दिया, ये है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस भी प्राइवेट, गवर्नमेंट या इवन इंस्टीट्यूशनल हो सकते हैं। अब ये 2 टाइप के होते हैं, ध्यान से समझिएगा। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, पहला ऑटोनॉमस, वो कैपिटल ट्रांसफर जिसका मेन मकसद इकोनॉमिक मोटिव है, पैसा कमाना है। मान लीजिए रिलायंस जाकर के किसी विदेश में, कहीं फॉरेन में जाकर कोई बड़ी कंपनी खरीद लेती है, जैसे टाटा ने किया था। टाटा गई यूरोप की एक सबसे बड़ी आयरन एंड स्टील कंपनी कोरस को खरीद लिया, या टाटा ने जैगुआर को खरीद लिया, ब्रिटेन की एक बहुत बड़ी जायंट कंपनी थी, कार मेकिंग कंपनी थी जिसका जैगुआर ब्रांड है, या लैंड रोवर नाम सुना होगा आपने, टाटा ने खरीद लिया। तो ये कैसा ट्रांजैक्शन किया? ऑटोनॉमस। ये क्यों सर? क्योंकि इसके लिए उनका मकसद क्या था? प्रॉफिट मेकिंग। तो अगर कोई कैपिटल मूवमेंट हो और उसका मकसद क्या हो? पैसा कमाना हो। याद रखिएगा, आपके देश में जो सैमसंग है, सोनी है, एमआई है, फिलिप्स है, थॉमसन है, ये सब ने भारत में निवेश किया है। यहां पे आकर के, भारत में आकर उन्होंने पैसा लगाया है। इसलिए नहीं कि इंडिया की मदद करना चाहते हैं, जी नहीं, वो यहां से पैसा कमा के ले जाना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो वो ट्रांजैक्शन क्या है? ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन है। तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कोई भी करते हैं, बड़ी कंपनियां कर रही हैं, आपके देश में मैकडी कर रही है, तो यहां आपको बर्गर खिलाने नहीं आई है मैकडी, नहीं, इंडियंस को खुश करके, इंडियन को खुश करके नोट खींचने आई है यहां से, समझ गए? यहां से प्रॉफिट ले जाने आई है, वो है उसका ऑटोनॉमस कैपिटल। और अकोमोडेटिंग कैपिटल ये गवर्नमेंट यूजुअली करती है। गवर्नमेंट का काम है बैलेंसिंग का काम करना। जब हमारा बीओपी बिगड़ने लगेगा, हमारा बीओपी डेफिसिट होने लगेगा, अब 2 अकाउंट है इसके अंदर, कैपिटल और करंट अकाउंट। तो सोचिए आपका कैपिटल अकाउंट डेफिसिट जा रहा है, मतलब आपके देश में कैपिटल लौटानी ज्यादा है, आपको पेमेंट ज्यादा करनी है, तो आप डेफिसिट में, कैपिटल में। तो करंट अकाउंट से इसका क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं, करंट अकाउंट के सरप्लस से। समझ गए ना? हर हाल में ये अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन क्या करते हैं? बैलेंस लाना चाहते हैं, बीओपी का इक्विलिब्रियम लाना चाहते हैं। तो एग्जांपल है, इफ करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है तो इस डेफिसिट को कैपिटल इनफ्लोज से पूरा किया जा सकता है। समझ गए? अब आता है
कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल के अंदर भी क्या क्या आते हैं, करंट में तो आपने जान लिया था कि क्या क्या 3 आइटम्स आते हैं। अब कैपिटल में आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, मतलब विदेशी निवेश। अब पहला आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब हम डायरेक्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब है हम पैसा लगा रहे हैं या कोई विदेशी हमारे देश में पैसा लगा रहा है, इसलिए क्योंकि वो पूरा कंट्रोल करना चाहता है। इमेजिन के लिए मैंने बताया कि वॉलमार्ट नाम सुना है? हाँ, एक बहुत बड़ी जायंट कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स खोलती है, बड़े बड़े अल्ट्रा अल्ट्रा बिग डिपार्टमेंट स्टोर खोलती है। अब वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया। हाँ, फ्लिपकार्ट इंडिया का ब्रांड नहीं है इस समय, याद रखिएगा। पहले बिन्नी ब्रदर्स चला रहे थे, 2 बिन्नी लड़के थे, है ना, उन्होंने वो चला रहे थे, उनको उससे खरीद लिया किसने? फ्लिपकार्ट को खरीद लिया वॉलमार्ट ने। क्यों? क्योंकि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करे। जो अगर कोई कंपनी किसी दूसरे देश में जाकर के वहां पे बिल्डिंग, लैंड, असेट्स खरीद ले, दूसरी कंपनी को पूरा खरीद ले ताकि वो उसका पूरा टेक ओवर कर सके, ओनरशिप कर सके, तो उसे कहते हैं क्या? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इमेजिन करिए, एप्पल ने इंडिया में अपना प्लांट लगाया, अपनी मशीनरी सेटअप की, अपनी टेक्नोलॉजी लगाई ताकि एप्पल इंडिया में बन सके। एप्पल इंडिया में अपना प्लांट लगा रही है, तो ये क्या है? ये भी है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब समझ में आया? और ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या? अगर कोई कंपनी, हाँ, जैसे मान लेते हैं कोई रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है, वो विदेश में जाती है और विदेश में जाकर के, मान लेते हैं रिलायंस कंपनी विदेश में जाती है और एप्पल कंपनी के 5% शेयर खरीद लेती है, या उसके डिबेंचर खरीद लेती है, या गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लेती है विदेशी, पर ये सारे से वहां का ओनरशिप इनके हाथ में नहीं आएगा। इसको कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो क्या करना? परचेज ऑफ फॉरेन कंपनीज के शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर्स खरीदना। इससे आप ओनरशिप नहीं पाते हो, तो इसको कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और जब आपने पूरी कंपनी खरीद ली, वहां जाके अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, अपना कारोबार फैला दिया, तो आप बन जाते हो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दोनों में अंतर है। और क्या है? कैपिटल ट्रांजैक्शंस के अंदर लोन लेना। अब वो चाहे कमर्शियल लोन लेना, बिजनेस काम के लिए लोन लेना, या मदद के लिए चाहिए क्योंकि आपके पास डेफिसिट चल रहा है, और या तो बैंकिंग का कैपिटल, जैसे मैंने कहा बैंक्स इंटरनेशनली काम कर रही होती है, तो बैंकिंग कैपिटल। अब बीओपी अगर बैलेंस नहीं है तो हम कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम है। डिसइक्विलिब्रियम मतलब आइदर सरप्लस, हाँ, सरप्लस भी डिसइक्विलिब्रियम में आएगा, और डेफिसिट। अब सरप्लस और डेफिसिट में क्या अंतर है, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए, अगर हमारे पास टोटल पेमेंट्स लेस है टोटल रिसिप्ट से, तो हम क्या है? सरप्लस है। एक देश जिसको पेमेंट्स, हाँ, पेमेंट्स कम करना है और रिसिप्ट ज्यादा करना है दूसरे देशों से, तो आप समझ जाइए देश का बीओपी सरप्लस चल रहा है। वैसे मैं बता दूं, भारत का बीओपी सरप्लस कभी नहीं रहता है। हाँ, हम लोग हमेशा डेफिसिट बीओपी चल रहे हैं, क्योंकि ग्रोइंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो हम हमेशा ही डेफिसिट में चल रहे हैं। तो डेफिसिट बीओपी क्या होता है? जब देश का टोटल पेमेंट्स ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट्स है, मतलब वी हैव टू पे मोर टू अब्रॉड देन वी हैव टू रिसीव। जो रिसीव करना है वो कम है और देना ज्यादा है। मैंने कहा हम तो अभी ऐसे ही हैं। तो हम लोग किस में चल रहे हैं? एडवर्स में चल रहे हैं, अनफेवरेबल बीओपी में चल रहे हैं। क्या कारण है? क्या कारण है हमारे देश का बीओपी एडवर्स चल रहा है? ये सबसे पहला कारण है हमारे देश की एक्सपोर्ट। हम जो एक्सपोर्ट करते थे वो हमारा एक्सपोर्ट गिर रहा है। सर ऐसा क्यों? हमारे देश का एक्सपोर्ट कम क्यों हो रहा है? हम विदेशों को कम क्यों बेच पा रहे हैं? तो सबसे बड़ा रीजन रहा है कि हमारे गुड्स की जो डिमांड है, जो फॉरेन में हमारे गुड्स की डिमांड है, वो कम हुई है। क्यों डिमांड कम हुई है? क्योंकि उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया है। जो हम पहले बेचते थे वह उनको पहले पसंद आता था, पर अब उनको कोई और सामान पसंद आ रहा है। नतीजा, हमारे गुड्स की डिमांड कम हो गई है। ध्यान दीजिएगा। तो हमारे देश की अब बीओपी क्या हो जाएगी? डेफिसिट। और हमारे देश की खुद की पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। अब पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो करेगी तो देश में जो सरप्लस गुड्स हम जनरेट कर रहे थे एक्सपोर्ट करने के लिए, अब वो हम खुद ही खा जाएंगे। क्यों? हमारी आबादी ग्रो कर गई है। समझ गया ना? तो हमारा एक्सपोर्ट डिक्रीज होगा और हमें उल्टा विदेशों से सामान या फूड ग्रेन्स और चीजें मंगवानी पड़ेगी, जो कि आज की इंडिया की कंडीशन है। और क्या समस्या है हमारे देश में? इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। महंगाई डायन खाए जात है। मतलब देयर इज टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। मतलब हमारे पास पैसे का सप्लाई इतना ज्यादा है पर गुड्स का प्रोडक्शन कम है।
तो महंगाई बढ़ते जा रही है, और महंगाई होगी तो क्या होगा, लेबर कॉस्ट बढ़ेगा, रॉ मटेरियल महंगे होंगे, हमारा एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा, तो फॉरेन कंट्री हमसे क्यों खरीदेगी, हमारे महंगे सामान क्यों खरीदेगी, बस हमारा एक्सपोर्ट डिक्लाइन कर जाएगा, समझ गए। और उल्टा हमें क्या करना पड़ेगा, चीपर इंपोर्ट्स बाय करना पड़ेगा, देश और डेफिसिट में चला जाएगा। और क्या समस्या है हमारे पास, समस्या है हम बोरिंग्स बहुत कर रहे हैं, हमारा देश फॉरेन बोरिंग्स पे बहुत डिपेंडेंट है, खास करके वर्ल्ड बैंक्स पे और अदर इंटरनेशनल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस पे। तो बोरिंग करोगे तो ब्याज भी तो देना पड़ेगा ना, इसलिए। और प्रॉब्लम क्या है हमारे देश के लिए, हमारा देश का बीओपी, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं, हमारे देश में डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हमारे देश को डेवलपिंग से डेवलप्ड बनाना है, तो डेवलप्ड बनाने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए जो फॉरेन कंट्रीज के पास हैं, और हमें उनको खरीदने के लिए बहुत पैसा देना पड़ता है। तो दैट मींस हमारे यहां लार्ज इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं डेवलपमेंट स्कीम्स में, हम बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, बड़े बड़े डैम्स बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, नई ट्यूब ट्रेन्स बना रहे हैं, नए टनल्स बना रहे हैं, तो खूब 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 फॉरेन कैपिटल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है। नतीजा आपके पास डेफिसिट होना ही होना है। मैंने कहा था इंडिया डेफिसिट ऑफ बीओपी चल रहा है। और क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स हमारे देश में क्या हो रहे हैं, तेजी से चेंज हो रहे हैं, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारे लिए अनफेवरेबल होते जा रहा है, इंपोर्ट करना हमारे लिए यस मजबूरी हो गया है, समझ गया ना, क्योंकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट एक्सपोर्ट को प्रमोट नहीं करता है। और क्या कारण है, एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे देश में है, वो है दिखावा, डेमोन्स्ट्रेशन, वी इंडियंस आर कॉपिंग द वेस्टर्न वर्ल्ड। अच्छा आपको एक हकीकत की बात बताऊं, इंटरनली बात बताऊं, वो हमें कॉपी कर रहे हैं, वे हमारी तरह से सादा जीवन जी रहे हैं, साफ सुथरे कपड़े पहन रहे हैं, पूरा तन ढक रहे हैं, और तो और वह सादा खाना खा रहे हैं, रोटी सब्जी चावल खा रहे हैं, और हम उल्टा उनको कॉपी कर रहे हैं, हम पिज्जा बर्गर चाउमीन खा रहे हैं, वो फूड जो उनके देश के क्लाइमेट के लिए सूटेबल था, वहां पे पोर्क अवेलेबल था, वहां पे मटन बीफ अवेलेबल था, हमारे लिए तो वो सब मना था, पर हमने वो सब करना शुरू कर दिया। वी आर फॉलोइंग ब्लाइंडली देयर कल्चर, हम वेस्टर्न स्टाइल और वेस्टर्न कंजम्पशन पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए जरूरी था ही नहीं, तो हमें तो अब और बोरिंग करनी पड़ेगी, समझ गए, ये सब रीजंस है। आइए उल्टा करते हैं, कैसे करेक्ट करेंगे, दो हेडिंग से डिवाइड कर सकते हैं। पहला मॉनेटरी मेजर लगा सकते हैं, मॉनेटरी मेजर्स वो मेजर्स होते हैं जो बीओपी की वैल्यू को चेंज करता है, फ्लो ऑफ करेंसी को चेंज करना, फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करना, बस तो आपके देश आपके कंट्रोल में आ जाएगा बीओपी। पहला क्या है, आप डिफ्लेशन कर दीजिए, डिफ्लेशन में इन्फ्लेशन का उल्टा होता है, दैट इज फॉल इन दी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री। तो डिफ्लेशन से क्या होगा, आपके देश में लेबर सस्ता हो जाएगा, रॉ मटेरियल सस्ता हो जाएगा, प्रोडक्शन सस्ता होगा, आपके देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा फॉरेन कंट्री में। पर क्या ये सही स्टेप है भी नहीं, डिफ्लेशन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड और सुटेबल स्टेप, क्योंकि इससे देश की इनकम और रिड्यूस होगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो डिफ्लेशन है वैसे चॉइस है, बट ये अच्छा तरीका नहीं है। और एक तरीका अच्छा है, वो है डीवैल्यूएशन करना। डीवैल्यूएशन is a step which is taken by the government which is decreasing the value of the in current domestic currency in comparison to a foreign currency। मान लेते हैं डॉलर की वैल्यू चल रही है $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज, अज्यूम कर रहा हूं, समझाने के लिए कह रहा हूं, चल नहीं रहा है, $1 इंडिया के 60 रुपीज के बराबर है। सरकार ने देखा कि फॉरेन एक्सपोर्ट्स हमारे कम हो रहे हैं, सरकार ने इसको डिक्रीज करके क्या कर दिया, $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज कर दिया। तो ये गवर्नमेंट खुद डिक्लेयर कर सकती है, गवर्नमेंट ऑफिशियली इसको डिक्लेयर कर देगी, ताकि अब अमेरिका को हमसे खरीदना सस्ता पड़े। देखिए अब हमें अमेरिका से खरीदना महंगा पड़ेगा, हमें अब 70 रुपया देना पड़ेगा, तब हम अमेरिका में $1 का सामान खरीद पाएंगे, और अमेरिका वालों को $1 देने पर 70 रुपए का भारत का सामान मिल जाएगा, है ना, फायदे में उनके लिए। तो दिस मेथड, yes, this method can be called as a better method for controlling the disequilibrium। और क्या तरीका है, डेप्रिसिएशन। ये क्या होता है, डिवैल्यूएशन तो गवर्नमेंट खुद लेती है, ये स्टेप गवर्नमेंट लेती है, पर्पसली डिक्लाइन करती है किसी एक कंट्री के कंपैरिजन में, पर डेप्रिसिएशन अपने आप होता है, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, ये ऑटोमेटिक स्टेप है, अपने आप डिसइक्विलिब्रियम करेक्ट हो सकता है। कैसे, जहां डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी मीट करती है, उस रेट को कहते हैं इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। तो अगर
आपके देश की करेंसी की डिमांड डिक्लाइन हो जाएगी तो अपने आप आपके देश की करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। समझ गए? इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, अपने आप आपकी देश की करेंसी की एक्सचेंज वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में गिर जाती है। कब गिरेगी? जब आपके देश की करेंसी की डिमांड ही नहीं है। समझ गए? तो इससे डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो इंटरनेशनल करेंसी, इंटरनेशनल कंट्रीज आपसे तभी खरीदेंगी जब आपकी कंट्री की करेंसी सस्ती होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। एक तरीका और है, सरकार एक्सचेंज कंट्रोल लगा दे। इसके लिए सरकार क्या करती है, उन कंपनियों को या उन ऑर्गेनाइजेशंस को जिनका काम है एक्सपोर्ट करना, फॉरेन एक्सपोर्ट करना, उनको सरकार क्या करती है, ऑर्डर जारी कर सकती है कि वो अब गवर्नमेंट को ही सारा अपना फॉरेन जितना भी फंड्स आ रहा है, जो भी उनके पास विदेशी मुद्रा आ रही है, वो सब जमा कराएंगे। इसी शर्त पे सरकार उनको क्या करेगी, परमिशन देगी, लाइसेंस देगी एक्सपोर्ट करने का। तो एक तरह से क्या है, एक तरह से कंट्रोल करना फॉर ऑल दी फॉरेन फंड्स। हाँ, अच्छा तरीका है और गवर्नमेंट करती भी है। और क्या है, अब तो बता रहे थे नॉन मॉनेटरी मेजर्स, मतलब वो मेजर्स जो डिसइक्विलिब्रियम करेक्ट कर सकते हैं पर पैसे के बिना। जैसे सरकार एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकती है, अरे भाई जो एक्सपोर्ट का काम कर रहा है सरकार को सब्सिडी दे दे, सस्ती बिजली दे दे, सस्ते में लैंड लाके दे दे, और टेक्निक और रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल करा दे। क्यों? देश का फायदा नहीं कराएगा वो एक्सपोर्टर? हाँ भाई, जब विदेशों में बेचेगा आखिर फॉरेन करेंसी देश में आएगी, देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। और क्या करना है, कैसे इक्विलिब्रियम दूर कर सकते हैं बीओपी का, प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स। तो जो गुड्स हम विदेश से मंगवा रहे हैं, जैसे हम बताइए, हम इंडिया वाले क्या कर रहे हैं, विदेशों से मोबाइल मंगवा रहे हैं, जो एमआई फोन है, हाँ विदेशी है, वीवो फोन है विदेशी है, और कौन सा फोन करते हो हृदय, कौन सा फोन यूज करते हो? और तुम कौन सा यूज कर? पोको हो गया, लोको, लोको नहीं है जी, और बहुत सारे फोन है, मैं समझ गया ना, आईफोन हो गया, सब विदेशी फोन है। तो आप फॉरेन कंट्री से खरीद रहे हैं भैया, हमारे देश की फॉरेन करेंसी बाहर जा रही है, तो क्यों ना इंडिया में ही बना लिया जाए उसको। पोको, लोको, जावा, आवा, मावा सब इंडिया में बना हुआ, समस्या खत्म। अब समझ गए? चलो जोक्स अपार्ट, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, वो गुड्स जो हम भारत फॉरेन से मंगवा रहे हैं, इससे हमारा इंपोर्ट हो रहा है, देश का फॉरेन गुड्स खरीदने से नुकसान हो रहा है, भारत में ही बना लो, देश को सेल्फ रिलायंट बनाओ ना। और क्या करना है, इंपोर्ट कंट्रोल करना है। दो तरीके से इंपोर्ट कंट्रोल कर सकते हैं, कोटा लगा करके। कोटा क्या होता है, कितना मैक्सिमम लिमिट है दैट कैन बी इंपोर्टेड। कोटा में मैक्सिमम लिमिट बता देते हैं कि कितना गुड्स कैन बी इंपोर्टेड, ताकि हम बीओपी को रोक सकें। और दूसरा तरीका क्या है, टैरिफ लगा दो। टैरिफ का मतलब होता है इंपोर्ट पे ड्यूटी लगा दो, कि फॉरेन से खरीदोगे तो इतनी ड्यूटी और लग जाएगी, तो ताकि देश में आके सामान महंगा बिके और हम इंडियंस उन सामान को न लें, क्योंकि वो इंडिया में महंगा हो गया। फॉरेन में सस्ता है पर इंपोर्ट ड्यूटी इतनी ज्यादा लग जाए कि वो महंगा हो जाए। तो ये भी एक अच्छा तरीका है इंपोर्ट को रोकने का। और क्या करना है गवर्नमेंट को मॉनेटरी पॉलिसी चलानी है। ये कौन चलाता है, सेंट्रल बैंक चलाती है, मनी सप्लाई की पॉलिसी। ये कौन चलाता है, आरबीआई, सेंट्रल बैंक। ये क्या कर सकती है, देश में फॉरेन करेंसीज का हम ज्यादा इस्तेमाल ना करें, फॉरेन से ज्यादा गुड्स ना खरीदें, हमारी परचेजिंग पावर रिड्यूस करके। कैसे रिड्यूस कर सकती है, हमें सेलिंग सिक्योरिटीज करके रिड्यूस कर सकती है, और बैंक रेट इंक्रीज कर सकती है, बैंक का लोन महंगा कर सकती है, या तो कैश रिजर्व रेशियो। इन सब से क्या हो जाएगा, बैंकों के पास एक्सेस मनी सप्लाई नहीं रहेगा लोगों को देने के लिए, मार्केट में पैसे कम रहेंगे, मार्केट में डिमांड कम होगी, फॉरेन हम गुड्स नहीं खरीदेंगे, चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। ठीक है। और क्या तरीका है, फिस्कल पॉलिसी। इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, फिस्कल पॉलिसी मतलब बजटरी पॉलिसी। ये पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करती है, ताकि हर साल में एक बार बनाती है, ताकि गवर्नमेंट क्या करे, टोटल एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर ले। अगर सरकार अपने वेस्टफुल खर्चों को, सरकार के जो टोटल खर्चे जिसमें वेस्टफुल वाला खर्चा उसको कम कर दे, या टोटल एक्सपेंडिचर अपना रिड्यूस कर दे, और टैक्स बढ़ा दे, खास करके डायरेक्ट टैक्स इंक्रीज कर दे, इससे क्या हो जाएगा, लोगों के पास रियल इनकम बचेगी नहीं, वो फॉरेन गुड्स या सर्विसेज जो खरीद रहे थे अब लेना बंद कर देंगे, समस्या खत्म। से मैंने कहा ये अच्छा स्टेप नहीं होगा, क्योंकि इंडियंस नाराज हो जाएंगे अगर ऐसा गवर्नमेंट बहुत करेगी। तो क्या कहते हैं, हम मेहनत करें और सरकार हम पे टैक्स लगा दे, सारा पैसा टैक्स के रूप में हमसे छीन ले, मेहनत करना चाहोगे नहीं, तो अवर विल टू सेव एंड इन्वेस्ट खत्म हो जाएगा। ये भी एक अच्छा स्टेप नहीं है। तो बीओपी कभी भी अनफेवरेबल नहीं रह सकती, क्योंकि बीओपी बनता है किससे, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल से बनता है, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री। अब ये डबल एंट्री क्या कहता है, एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। तो
बीओपी भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, डेबिट्स एंड क्रेडिट्स पे काम करता है। जब आप जानते हैं कि एक सिंगल ट्रांजैक्शन डेबिट भी पैदा करता है और क्रेडिट भी। हाँ, अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट होंगे तो आप ये जरूर जानते होंगे। तो इस तरह से डेबिट और क्रेडिट के टोटल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुआ तो उसका देश में एक इंपैक्ट पड़ेगा रिसिप्ट साइड, तो एक पड़ेगा पेमेंट साइड। नतीजा, इट इज ऑलवेज अ बैलेंस्ड। तो इन लॉन्ग टर्म बीओपी कैन नेवर बी डेफिसिट, इट विल ऑलवेज बी इन इक्विलिब्रियम। आई होप समझ में आ गया होगा। और पर आपके लिए ये डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूं। यस मेरे मेगा स्टार्स, आपने कहा आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग हम लेटेस्ट वीडियोस बना रहे हैं, और यकीन जानिए आप इसको अगर शेयर करते हैं तो मेरा हिम्मत हौसला और बढ़ता है। चलिए, आपके लिए और लेटेस्ट वीडियोस आ रहे हैं। प्लीज फॉलो एंड मेक श्योर यू गेट द बेस्ट।